आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। पटना में विजिलेंस ने सासाराम के अफसर के ठिकानों पर रेड मारी तो कैश से लेकर कीमती गहनों और सोने के बिस्किट का अंबार लगने लगा। पटना से संजय कुमार की यह रिपोर्ट देखिए। नोटों की गड्डियों से पूरा बिस्तर ढक गया है। एक एक कर सोने के बिस्किट निकल रहे हैं। कीमती नेकलेस, अंगूठियां, हार और अकूत खजाने की परत दर परत उघड़ती जा रही है। ये नजारा है सासाराम के भू अर्जन अफसर और प्रभारी निगम आयुक्त राजेश गुप्ता के पटना के फ्लैट में चल रही रेड का। जैसे ही निगरानी के अफसरों ने आनंदपुरी के सिटी एनक्लेव के फ्लैट नंबर 504 को खंगाला शुरू किया, वैसे वैसे काली कमाई के कुबेर का दबा खजाना सामने आता गया। किसी कोने से नोटों की गड्डियां निकलने लगी, कहीं सोने के बिस्किट मिले तो फिर तो सोने और चांदी के गहनों का ढेर लगता गया। यहाँ पर करीब करीब 15 लाख नगद जी और 5 सोने का बिस्किट है जो 100 ग्राम का है जी। और यही फ्लैट के नीचे 2 अन्य फ्लैट भी इन्हीं के नाम से दस्तावेज अभी पाया गया है। छापेमारी के दौरान 500 रुपए के नोटों की कई गड्डियां मिली तो 10-10 रुपए के भी नोटों का भी ढेर लगा। कुछ अफसर नोट गिनने में बिजी थे तो कुछ कर्मचारी सोने के बिस्किट का हिसाब कर रहे थे। बेड पर बैठे निगरानी के अफसर कैश और गहनों का हिसाब किताब देख रहे थे तो कुछ अफसर नाजायज संपत्ति की लिस्ट बना रहे थे। तभी कुछ कर्मचारियों ने फ्लैट का दूसरा कोना खंगालना शुरू किया तो होश ही उड़ गए। पटना और रांची के 4-4 फ्लैट के कागजात सामने आए जिसके मार्केट वैल्यू अभी करोड़ों रुपए में है तो कई प्लॉट की दस्तावेज भी मिले। इस चीज का डॉक्यूमेंट है ये सब जमीने का जमीन के प्लॉट्स वगैरह क्या? हाँ, एक रांची का भी। रांची में क्या मिला है, फ्लैट्स या जमीन? रांची का डिटेल देखेंगे अभी जांच चल रही है। हाँ, जांच चल रही है। विजिलेंस की छापेमारी से काली कमाई के धन कुबेरों में हड़कंप मच गया तो नोटों की गड्डियां, सोने की चमचमाते बिस्किट और गहनों का अंबार भू अर्जन अधिकारी राजेश गुप्ता की करतूत खुद ब खुद बयां कर रही है। इधर सासाराम के भू अर्जन पदाधिकारी राजेश कुमार गुप्ता के आवाज पर निगरानी की टीम ने छापेमारी की जिसमें लाखों रुपए नकद, करोड़ों की जमीन, लाखों के आभूषण, फिक्स डिपॉजिट के कागजात मिले हैं। राजेश कुमार गुप्ता नगर निगम सासाराम के नगर आयुक्त के प्रभार में है। निगरानी की टीम सासाराम के डीएम कॉलोनी स्थित राजेश कुमार गुप्ता के आवास के साथ उनके पैतृक गांव किशनगंज के फारबिसगंज और पटना के आवास पर भी छापेमारी की है। सासाराम के सरकारी आवास से 11 लाख के सोने के जेवरात, 4,75,000 नकद, फारबिसगंज और पटना में जमीन के साथ प्लॉट के अलावा लाखों रुपए के फिक्स डिपॉजिट के भी पेपर्स मिले हैं। में जमीन का कागजात, बैंक लॉकर 2-2, इसके बाद सहारा LIC के साथ नगद करीब लगभग 4.25 लाख रुपया और लगभग 11.5 लाख का ज्वेलरी बरामद हुआ है। शराबबंदी पर सबसे बड़ी शपथ के ठीक एक दिन बाद पूर्णिया पुलिस ने शराब सिंडिकेट के एक बड़े माफिया को धर दबोचा है। इस शराब कारोबारी के तार झारखंड और पश्चिम बंगाल के अलावा नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों से जुड़े हैं। शराब कारोबारियों पर नकेल कसने की कार्रवाई में इसे एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। जिस दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराब पर सबसे बड़ी शपथ दिलाई, उसके दूसरे दिन ही पुलिस ने पूर्णिया से शराब के इस बड़े शातिर धंधेबाज को धर दबोचा। नाम है मुर्शीद आलम, ठिकाना पश्चिम बंगाल का दालकोला गांव। आरोप अवैध शराब की सप्लाई। ये शराब कारोबारी बिहार में शराब की सप्लाई करता था। इसके तार एक नहीं बल्कि कई राज्यों से जुड़े हैं।
बिहार के 15 से ज्यादा जिलों में ये शराब की सप्लाई करता था। इसमें देसी विदेशी शराब के साथ तैयार नकली शराब और नकली शराब बनाने के लिए स्प्रिट भी शामिल है। सुनिए, पकड़े जाने के बाद ये खुद कैसे पोपट की तरह पुलिस के सामने सब कुछ उगल रहा है। दालकोला में तुमको स्प्रिट कौन कौन लोग भेजता है? मेरे पास नहीं बताया सर, इस सीताराम यादव जलील के पास भेजता है वो लोग। हम वहाँ सर हमको जो है 10-20 रुपया गाड़ी पर देता था। भेजता कौन 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 भेजता है? भेजता है सुनते हम लोग के साथ रहते थे जानकारी, नरेश तिवारी, रमेश तिवारी। सर नरेश तिवारी और रमेश तिवारी। हाँ, नरेश तिवारी और रमेश तिवारी हाँ। स्प्रिट कहाँ से लाता है? ये लोग सर अरुणाचल प्रदेश का परमिट सटाता था कोई फैक्ट्री में। अच्छा। और उस माल को इधर से लेके जाता था और रास्ता में खुलवा देता था, इन लोगों के पास भेज देता था। उधर का कौन कौन लोग इस तरह का संरक्षण दे वहाँ रहा है? सर झारखंड में एक संतोष मंडल है आपका, है आपका संजय यादव है। ये लोग को वहाँ शेल्टर वो लोग को देता है, उधर वो लोग काम करता है डायरेक्ट, वो लोग अपने पार्टी है। अच्छा, ये रमेश यानी झारखंड, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और उत्तर पूर्व के कई और राज्यों तक फैला है इसका कारोबार। पूर्णिया पुलिस ने पटना के उत्पाद विभाग की सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए इस अंतर्राज्यीय शराब माफिया को गिरफ्तार किया है। मुर्शीद के पास से एक पिस्तौल और 10 जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। मुर्शीद आलम जो फरसरा दालकोला का रहने वाला था, इसके द्वारा नकली शराब की और जो अवैध विदेशी शराब की आपूर्ति जो है वो अवैध तरीके से बिहार के विभिन्न जिलों में की जाती थी। इसके ऊपर अभी तक कई केसेस हर एक जिले में दर्ज हैं। लगातार हम लोग की दबिश इसके ऊपर थी। कल 26/11 की संध्या को सूचना मिली कि इसकी गतिविधि दालकोला चेक पोस्ट के आसपास है। हम लोग की टीम ने तत्काल रेड करके इसको गिरफ्तार करा। अब तक हुई पूछताछ में खुलासा हुआ है कि शातिर शराब माफिया के तार सफेद पोशों से भी जुड़े हैं, क्योंकि इतने बड़े नेटवर्क को बिना राजनीतिक संरक्षण के नहीं चलाया जा सकता। इस पूछताछ में मुर्शीद ने कई नामों का भी खुलासा किया है। ऐसे में माना जा रहा है कि जल्द ही उन धंधेबाजों पर कार्रवाई की जाएगी। शराबबंदी कानून को लेकर की गई मैराथन समीक्षा बैठक के बाद बिहार पुलिस शराब माफिया और धंधेबाजों के ऊपर काल बनकर टूटी है, लेकिन पिछले कुछ समय में ये सबसे बड़ी गिरफ्तारी मानी जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण और पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। नालंदा में हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो नूरसराय थाने के मुजफ्फरपुर गांव का है, जहां शादी समारोह में हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि मुजफ्फरपुर गांव के अशोक रविदास की बेटी की शादी में फायरिंग की गई। फायरिंग करने वाला शख्स मिथिलेश मोची बताया जा रहा है और वीडियो 19 नवंबर का है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं कर रहा है। जगमग बिहार, रोशन बिहार की दिशा में आज का दिन नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार पूरी तरह आगे बढ़ रहा है और उनकी नीतिगत योजनाओं से बिहार सरकार को भी ताकत मिल रही है। हम लोगों ने 2015 से लेकर के आज तक करीब 1,53,000 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन क्षमता स्थापित की है। 1,53,000 मेगावाट। आज हमारी ऊर्जा उत्पादन क्षमता 3,90,000 मेगावाट। तो आज जिस चीज का हम लोगों से कराया गया है लोकार्पण, ये तो 1 नवंबर, इसी महीने 1 नवंबर 2021 से ही प्रारंभ हुआ है। इसके लिए मैं इनको बधाई देता हूँ और उनकी किसी को इनके काम के लिए बहुत बधाई देता हूँ। बाढ़ में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनटीपीसी में स्टेज 1 के तहत 660 मेगावाट यूनिट का लोकार्पण किया।
इस मौके पर नीतीश कुमार ने, जब वे केंद्र में कृषि मंत्री थे, उन्होंने कहा कि तभी बाढ़ के लिए एनटीपीसी का पावर प्लांट लगाने की योजना पर काम शुरू हुआ था। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर घर बिजली पहुंचाने का लक्ष्य पूरा करना है। और जो हम तो जानते ही थे कि इसी इलाके में सबसे ज्यादा जगह है, लेकिन उन लोगों ने देख करके ही बताया, पूरा 100 किलोमीटर चक्कर लगाने के बाद, और कहा कि देखिए गंगा नदी के किनारे है और सड़क और रेलवे लाइन के बीच में पर्याप्त जगह है, यहां पर बन जा सकता है। हमने कहा बड़ी खुशी की बात है, इसी जगह का चयन करेंगे। और समझ लीजिए ये सब 98 की बात है, 98 से 99 के शुरुआत में सब कुछ का चयन हो गया, तो बड़ी प्रसन्नता हुई। और उसके बाद श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी से, अटल जी से बातचीत हुई, कहा कि एकदम ठीक है, और शिलान्यास करने की बात आ गई। आरजेडी दफ्तर में लगे 6 टन के लालटेन पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कटाक्ष किया। अपने ट्विटर हैंडल पर ललन सिंह ने लिखा है कि सीएम नीतीश कुमार के सुशासन की चकाचौंध बिजली में जंगल राज के लालटेन की धीमी लौ बुझ गई है। नीतीश कुमार की बिजली में बिना प्लग लगाए अब बनावटी लालटेन का जलना मुश्किल है। नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार को फिसड्डे दिखाने पर सियासत की शुरुआत हो गई। रिपोर्ट में बिहार के एनडीए के नेताओं ने सवाल उठाए हैं, तो विपक्षी नेताओं ने नीतीश कुमार के दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसी के लिए एनडीए के लोग जेडीयू कह रही है 15 वर्षों में बेमिसाल बिहार। तो 15 साल एनडीए का बिहार का हो गया बुरा हाल, बिहार हो गया बदहाल, लेकिन एनडीए के लोग हो गए माला माल। यही है इनका 15 वर्षों का। तो नीति आयोग लगातार रिपोर्ट दे रही है। जो ढोल पीटा जाता है सबके साथ सबका विकास, न्याय के साथ विकास, इस तरह की बातों से विकास नहीं होता। यथार्थ में आपको लोगों के जीवन स्तर में कैसे सुधार हो, शिक्षा स्वास्थ्य में कैसे बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराएं, लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए आप उन्हें आर्थिक रूप से क्या संपन्न बनाने में कौन से कार्यक्रम बना रहे हैं, इन चीज़ों को लागू करिए। इस मामले में नीति आयोग ने साबित कर दिया है बिहार ऐसे तमाम मामलों में फिसड्डी राज्य। आजादी के बाद पहली बार 2960 करोड़ रुपया एक साथ पूरे बिहार में आधारभूत संरचना स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने निवेश किया। साथ ही साथ हर घर बिजली योजना, उसको केंद्र सरकार ने अडॉप्ट किया। जो पर्यावरण के क्षेत्र में हमने काम किया, यूनाइटेड नेशन के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में माननीय नीतीश कुमार जी को क्लाइमेट लीडर कहा गया। अब इस 1-2 उपलब्धियां नहीं हैं, असाधारण उपलब्धियां बिहार की हैं, लेकिन उसको नकार कर करके जिस ढंग की रिपोर्ट आती है, जो मापदंड है, विकसित राज्य और बिहार की तुलना आप कर रहे हैं एक साथ। 2005 के अंदर में 18,000 करोड़ रुपए का राज्य का बजट हुआ करता था, जो आज बढ़कर के 2,18,000 करोड़ हो गया। सड़कों के निर्माण में, स्वास्थ्य में, शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। और राज्य सरकार ने तय किए थे कि राज्य के किसी भी कोने से 6 घंटे के अंदर में पटना में पहुंचने का हम सुगम रास्ता बनाने का काम करेंगे, जो आज हकीकत में बदल चुका है। जमुई में पंचायत चुनाव में मृत व्यक्ति की जीत चर्चा का विषय है। पंचायत चुनाव में 8वें चरण में जमुई के खैरा प्रखंड के 22 पंचायत में 24 नवंबर को वोटिंग हुई थी। 26 नवंबर को मतगणना के बाद परिणाम चौंकाने वाला था, क्योंकि पंच के पद पर जिस शख्स की मौत हो गई थी उसकी जीत हो गई। दीपा करगहर गांव में वार्ड संख्या 2 में पंच उम्मीदवार सोहन मुर्मू की मौत बीमारी के कारण हो गई थी। हरखार पंचायत के वार्ड संख्या 2 से पंच के उम्मीदवार के रूप में सोहन मुर्मू और मुरा हेम्ब्रम मैदान में थे। सोहन मुर्मू की बीमारी से मौत हो गई और इसकी जानकारी अधिकारियों को नहीं दी गई, और ऐसे में बैलेट पेपर में सोहन मुर्मू का नाम और चुनाव चिन्ह छपा रह गया। वोटिंग के दिन लोगों ने सहानुभूति में उसे वोट भी दे दिया। परिणाम आने पर मृतक सोहन मुर्मू को जीत भी मिल गई। पंचायत चुनाव में जमुई जिले में एक मुर्दा चुनाव जीत गया है। जी हां, जमुई जिले के खैरा प्रखंड में 8वें चरण में मतदान हुआ था। हरखार पंचायत के वार्ड संख्या 2 दीपा करहर गांव से पंच के उम्मीदवार सोहन मुर्मू थे, जिनकी मौत 6 नवंबर को ही हो गई थी।
24 नवंबर को वोटिंग हुआ और परिणाम 26 नवंबर को आया। 26 नवंबर के परिणाम आने के बाद यह पता चला कि एक इंसान जिसकी मौत हो चुकी है, मतदान के पहले उसे गांव वालों ने जिता दिया, विजयी बना दिया और पंच बना दिया। ये विधवा है, सोहन मुर्मू की विधवा है, देख सकते हैं, और उनके हाथ में सोहन मुर्मू का आधार कार्ड भी है। और बताया जा रहा है कि मौत के बाद जो सूचना शायद अधिकारियों को नहीं दी गई या दी गई, लेकिन चुनाव हुआ, मतदान हुआ और मतदान में गांव वालों ने सोहन मुर्मू को ही पंच बनाने के लिए वोट कर दिया, और जिसका परिणाम है कि सोहन मुर्मू चुनाव जीत गए, जबकि वो इस दुनिया में नहीं है। ऐसे में क्या आपको मालूम है कि आपके पति चुनाव जीत गए हैं? आपको मालूम है? तो कैसे हुआ ये सब? कब मौत हुई थी उनकी? उनकी मौत कितने तारीख को हुई थी? इनको पता नहीं है, डेट इनको पता नहीं। जैसा कि देख सकते हैं, और इनका कहना है 6 नवंबर को मौत हुई थी सोहन मुर्मू को कि, और उसके बाद वोटिंग हुआ था 24 नवंबर को। गांव वाले हैं, देख सकते हैं कि जो वार्ड संख्या 2 है दीपा करहर हरकार पंचायत के, उसके गांव वाले लोग हैं। और इन लोगों का क्या कहना है कि एक ऐसे इंसान जिसकी मौत हो चुकी है उसको वे लोग जिता दिए। क्या सोचकर जिता दिए? एक इंसान लड़का था, हम लोग को जो है बहुत प्यारा था, इसीलिए सबको ही उसका मौत होने पर भी जो है हम लोग चाहा था कि मैंने उसको जिता दें तो कोई कामयाब में जो है आवेगा। तो आपको मालूम नहीं कि एक इंसान जो है ही नहीं दुनिया में, उसको क्यों जिता रहे हैं हम? वो जो हम लोग को इतनी ही चाहत था, जो कि मैंने इंसान है, लेकिन मैंने तब हम लोग जो है मैंने उसको वोट दे करके जिताया। चाहत था, मतलब उस इंसान से आप लोग प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे। अच्छा, एक बात बताइए, क्या बात कारण हुआ कि एक जो जिसकी मौत हो चुकी है उसको आप लोगों ने वोट दे दिया? हम लोगों ने वोट दिया इसलिए कि वो बहुत अच्छा लड़का था, हम लोग सबके चाहता था। उसके अगेंस्ट में जो है वो भी हम लोग के चाहता से कुछ फर्क है। हम लोग जिसको चाहते थे वो तो मौत हो गया, लेकिन उसके पत्नी को भी सोचे कि बहुत स्थिति उसका खराब है, किसी तरह से हम लोग अगर इसको जिताते हैं, कुछ आगे की कुछ कार्रवाई किया जाए यार। मतलब वालों का कहना है कि पंच के उम्मीदवार सोहन मुर्मू का स्वभाव अच्छा था, और एक प्रत्याशी जो मूरा हेम्ब्रम थे उनको ये वो इन लोगों को पसंद नहीं थे। और चूंकि सोहन हेम्ब्रम की मौत हो चुकी थी, सोहन मुर्मू की मौत हो चुकी थी, ऐसे में जरूरी था कि कम से कम उन्हें श्रद्धांजलि दे। गाँव वालों का कहना है कि वो श्रद्धांजलि है कि उन्हें मतदान देकर वे लोग उन्हें चुनाव जिता दिए, जबकि वो इस दुनिया में नहीं है। गांव वालों का यह कहना है कि सोहन मुर्मू सबको पसंद था, इसीलिए उन्होंने वोट किया, और एक इंसान जो दुनिया में नहीं है उसे वोट देकर चुनाव जिता दिया। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। हालांकि इस मामले में आगे की कार्रवाई के लिए राज्य निर्वाचन आयोग को सूचना दी गई है। बीडीओ का कहना है कि निर्वाचन आयोग के निर्देश के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। खंड प्रशासन को या निर्वाची पदाधिकारी को मुझे किसी भी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई थी, और ये मीडिया से कल ज्ञात हुआ हम लोग को कि जो विजित कैंडिडेट है वहाँ का पंचायत में पंच पद के लिए, उसकी डेथ हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है। इस संदर्भ में अगर कार्रवाई की जाएगी, जो नियमानुसार राज्य निर्वाचन आयोग का जो निर्देश है उस निर्देशानुसार कार्रवाई की जाएगी। और एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ यूनिट ने कार्रवाई की है, और खबर यह है कि बिहार और पश्चिम बंगाल में इस कार्रवाई में 9 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। यह बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली से। बिहार और पश्चिम बंगाल में कार्रवाई हुई, 9 साइबर अपराधी पकड़ाए हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर देने के नाम पर ठगी का भी आरोप है। कोरोना काल के दौरान लोगों को ठगने के आरोप में इन पर कार्रवाई की गई, और आरोपियों में कई पीएचडी और एमसीए के छात्र हैं जिन्हें पकड़ा गया है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कोरोना काल में ऑक्सीजन सिलेंडर के नाम पर भी इन्होंने ठगी की। साइबर अपराधी हैं, लेकिन पढ़ाई लिखाई के मामले में इन्होंने कोई पीएचडी कर रखी है और किसी ने एमसीए। तो दिल्ली से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है कि बिहार और पश्चिम बंगाल में कार्रवाई की गई है, और कार्रवाई में साइबर अपराधियों को पकड़ा गया है। 9 साइबर अपराधी हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है। ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं देने के नाम पर ठगी की गई, और यह कोरोना काल के वक्त इन्होंने किया था। और आगे देखिए जोहार झारखंड।